हेलो गाइस, वेलकम टू द मेडिकोज IQ। आज हम आपके लिए एक ड्रग लेकर आए हैं जो कि सेकेंड ईयर का ड्रग है और बहुत ही अच्छी रेमेडी है एक्यूट केस के लिए। शायद आपको नाम पता भी हो गया हो, एकोनिटम नेपेलेस। सबसे पहले जिन्होंने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो आप सब्सक्राइब कर लें एंड नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस कर लें सो दैट कि आप हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए और आपसे एक भी वीडियो स्किप ना हो। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एकोनिटम नेपेलेस, जिसको कि हम एकोनाइट के नाम से जानते हैं और कॉमनली इट इज़ कॉल्ड एज मॉन्क्स हुड और ओल्फ बैन। ठीक है, ये एक एक्यूट रेमेडी है। हम हर एक एक्यूट केस में इसको दे सकते हैं, जो कि कोई भी केस ऐसा, कोई भी सिम्टम्स, डिजीज जो कि बहुत ही सडन और वायलेंटली स्टार्ट होता हो, तो इन दैट केस वी कैन थिंक ऑफ द एकोनाइट। एट फर्स्ट एक हम आउटलाइन देख लें, व्हाट आर द पार्ट्स टू बी रीड इन दिस ड्रग, सो दैट कि हमारे माइंड में एक क्लियर डाटा हो जाए कि इस ड्रग में हमें पढ़ना क्या क्या है, उसी अकॉर्डिंग हम प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट जो हमारा इसमें पढ़ना होता है दैट इज द कॉन्स्टिट्यूशन, एंड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट विल बी द कॉजेशन, क्योंकि इसके कॉजेशन भी बहुत खास होंगे। ठीक है, और बहुत सारे कॉजेशन हमें ध्यान में रखने होंगे और इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है इसके लिए, इस ड्रग को देने के लिए। एंड आफ्टर द कॉजेशन देयर विल बी द माइंड। अगेन माइंड इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस ड्रग। ठीक, एंड माइंड के बाद फिर फीवर एंड हेडेक हमें देखने को मिलेगा। एंड आफ्टर द फीवर एंड हेडेक, ठीक है, कुछ आपको कन्वल्सन के सिम्टम्स देखने को मिलेंगे एंड कफ, और इसके अलावा कुछ और भी सिम्टम्स जो कि आप वन लाइनर कर सकते हैं, कुछ अगर इसके इंपॉर्टेंट गाइडिंग सिम्टम्स या फिर कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होंगे, ठीक है, तो उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कैसा होता है इसका, कैसे पर्सन में इसको दिया जाता है। इट इज जनरली इंडिकेटेड इन द, तो हमने ये बताया कि एक्यूट रेमेडी है, इसको हम लोग जनरली एक्यूट केस में देते हैं और खास करके, ठीक है, वैसे पर्सन में जो यंग पर्सन हो, और अगर गर्ल्स की बात करें तो फुल्ली प्लेथोरिक हो। ठीक है, प्लेथोरिक का मतलब कि होता क्या है कि उसके जब आप फेस पे देखिएगा तो एकदम हर जगह आपको रेडनेस दिखेगा। ठीक है, मतलब रोजी अपीयरेंस दिखेगा उसके फेस पे, ऐसे अपीयरेंस को हम बोलते हैं प्लेथोरिक। ठीक है, तो जो गर्ल्स होती हैं वो प्लेथोरिक होती है और सेडेंटरी लाइफ जीती है, कहीं चलती फिरती नहीं है। ठीक है, एकदम आप ऐसा कह सकते हो कि जो मोटी होती है, बहुत ज़्यादा एकदम एक जगह बैठी हुई होती है, तो चलना फिरने से कोई मतलब नहीं होता, बैठे बैठे काम करना चाहती है, दैट इज द सेडेंटरी लाइफ। सो ऐसे गर्ल्स में अगर हमें कोई भी केस एक्यूट हो, वायलेंटली अगर अपीयर हो, तो उस केस में हम एकोनाइट को सोच सकते हैं। देन अगर हम बात करें तो डार्क हेयर होता है, डार्क आईज होती हैं, और ये पर्सन रॉबस्ट होते हैं, मतलब बहुत स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और रिजिड मस्कुलर फाइबर होता है, मतलब आप कह सकते हो घट्टे कट्ठे स्ट्रांग आदमी होंगे। ठीक है, तो उस पर्सनस के लिए ये एकोनाइट प्रीफर किया जाता है। एंड देन ये पर्सन सैंग्विन टेम्परामेंट होता है। सैंग्विन टेम्परामेंट का मतलब होता है ऐसे पीपल होते हैं जो कि सोशल होते हैं, मतलब लोगों के बीच रहना पसंद करते हैं। एंड दूसरी बात आप कह सकते हो कि ये चीयरफुल होता है, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो, आशावादी होता है। ठीक है, किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव होता है, ऐसे होते हैं ये पर्सन। देन ये ऐसे भी पर्सन में प्रीफर किया जाता है जो कि एटमॉस्फेरिक चेंजेस से बहुत जल्दी इफेक्ट हो जाता हो। नहीं कहते हो यार कितने सेंसिटिव हो तुम, थोड़ा सा मौसम क्या चेंज हुआ, मौसम के चेंज होने से उसे प्रॉब्लम हो जाती है, थोड़ा सा धूप निकल गई बहुत ज़्यादा तो प्रॉब्लम, थोड़ी ठंडी आ गई तो प्रॉब्लम। तो ऐसे मतलब थोड़ा भी अगर सडन चेंज होता है ना एटमॉस्फेयर में, तो उसके एटमॉस्फेरिक चेंजेस से उसके हेल्थ पे इफेक्ट पड़ जाता है, इतना ज़्यादा ये सेंसिटिव होता है। ठीक है, तो इतना ज़्यादा सेंसिबल होता है, तो ऐसे पेशेंट को हम प्रीफर करते हैं एकोनाइट को दें। ठीक है, तो ये है एकोनाइट का कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ लेट अस पास ऑन टू द कॉजेशन। अब देखिए कॉजेशन क्या होता है। कॉजेशन इसका उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कॉजेशन की बात करें तो जितने भी इसके प्रॉब्लम होते हैं ना, मेनली वो जो राइज होता है ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द कोल्ड एयर। ठीक है, या फिर ड्राई कोल्ड एयर, या नॉर्थ और वेस्ट विंड। ठीक है, जो आप कह सकते हैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ बढ़ना है या फिर वेस्ट डायरेक्शन से बहने वाली हवा। ठीक है, तो ऐसे कोल्ड एयर के एक्सपोजर से इसमें प्रॉब्लम राइज करता है। दूसरी बात, ड्यू टू द एक्सपोजर ऑफ द ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर व्हाइल इन द पर्सपायरेशन। ठीक है, तो जब कहीं मान लीजिए काम करके आया हो, बहुत ज़्यादा एकदम पसीने से पूरा भीगा हुआ हो शरीर, और उस टाइम पे अगर एक हवा का झोंका आया, ठीक है, और हवा का झोंका उससे अगर पास कर गया, तो फिर वहाँ से उसकी प्रॉब्लम की शुरुआत हो जाएगी। सोच सकते हैं कितना ज़्यादा सेंसिबल है। ठीक है, कि मतलब थोड़ी सी एक हवा का झोंके से प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, इनमें
कंप्लेन राइज हो जाता है, ये होता है। इसके बाद बैड इफेक्ट ऑफ द चेक पर्सपायरेशन, आया पसीना से भीगा हुआ, एकदम पूरा गर्मी में परेशान था, उधर से आया और पंखे चला दिए, ठीक है। तो जब पंखे चला देंगे तो तुरंत ऑफ कोर्स उसका जो पर्सपायरेशन स्वीट है वो धीरे धीरे क्या होगा, सूख जाएगा। तो ये होता है चेक पर्सपायरेशन। तो पर्सपायरेशन चेक्ड होने के कारण, बंद हो जाने के कारण भी क्या होता है, इसमें प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। तो चेक पर्सपायरेशन के कारण होता है। देन हीट ऑफ द सन, ठीक है, तो दिन में बहुत ज़्यादा इनको प्रॉब्लम होती है, या फिर आप कह सकते हो कि एग्रावेट भी करता है, ठीक है। और जो सबसे ज़्यादा इसको प्रॉब्लम होता है ना, फियर, फ्राइट, शॉक, किसी भी तरह का डर हो, किसी भी तरह का ऐसा सीन हो जाए, ठीक है, या कोई भी शौक देने वाली बात हो, तो इससे इसको प्रॉब्लम होता है, ठीक है। खास करके अगर यंग गर्ल है तो उसमें एमिनेरिया देखा जाता है फियर, फ्राइट, शॉक के केस में। अगर किसी भी तरह का उसको शॉकिंग बात आप बता दोगे ना, तो उसमें उसका मेंसेस बंद हो जाता है, एमिनेरिया का कंडीशन आ जाता है। तो उस कंडीशन में आप एकोनाइट को दे सकते हो। एंड मेंटल एंग्जाइटी, ठीक है, वरी, फियर, पेनिज विद द मोस्ट ट्रिवियल सिम्टम्स, मतलब कि पूरे कोई भी आप सिम्टम्स इसमें देखोगे, कोई भी प्रॉब्लम कंप्लेन देखोगे ना, उसमें सबसे ज़्यादा आपको मेंटल एंग्जाइटी देखने को मिलेगा। इतना ज़्यादा मेंटल टेंशन होता है कि आप बता नहीं सकते हो, उम्मीद नहीं कर सकते हो कि कोई बंदा इतना ज़्यादा टेंशलाइज होगा, ठीक है। हर बात पे मेंटल टेंशन, वरी एंड एंग्जाइटी एकदम पूरा भरा पड़ा रहता है। आइए माइंड देखते हैं इसका कैसा होता है। माइंड बहुत ही ज़्यादा खास होता है, और इस माइंड में ना एक ही चीज़ पूरे पेशेंट में एकदम भरी पड़ी रहती है हमेशा, और हमेशा आपको देखने को मिलेगा, दैट इज द ग्रेट फियर एंड एंग्जाइटी ऑफ माइंड। अभी हमने बताया था तुरंत कि इसमें सबसे ज़्यादा डर होता है। इतना ज़्यादा डर होता है ना कि आप कहोगे कि भाई ये बताओ कि तुमको आखिर डर किस चीज़ से नहीं लगता है, ठीक है। हर चीज़ में डर होता है। एफ्रेड टू गो आउट, कहीं बाहर जाने से डरता है बंदा। एफ्रेड टू गो इनटू द क्राउड, भीड़ में जाने से डरता है बंदा का, जहाँ अगर बहुत ज़्यादा पीपल का हो, बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया, वहाँ जाने से डरता है। फियर टू क्रॉस द स्ट्रीट, गली को क्रॉस करने से डरता है। मतलब हर जगह पूरा का पूरा डर भरा रहता है। इवन अपने मरने तक का इसको डर रहता है, फियर ऑफ द डेथ। अगर कोई डिजीज हो जाए तो उस कंडीशन में इसको लगता है यार इसका डिजीज बहुत ही ज़्यादा फेटल है, बहुत जानलेवा हो चुका है, अब मैं कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है, अब हम मर जाएंगे। इवन इतना तक कि अपना डे तक बता देता है कि हम इस दिन मरने वाले हैं। भाई सोच सकते हैं ऐसा कोई होता है एकदम, अब ऐसे बता दे कि ठीक है, प्रिडिक्ट द डे ही विल डाई, तो मतलब ऐसा कंडीशन बता देता है कि हम इस दिन को मरने वाले हैं। ऐसा इतना ज़्यादा इसमें डर होता है। और फियर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और अगर कोई प्रेग्नेंट वोमेन है तो उसमें एकदम डर बना रहता है डेथ का। देन अगर हम बात करें तो फेस इज एक्सप्रेसिव ऑफ द फियर, मतलब इतना ज़्यादा डर रहता है कि आप देख के ना बता दोगे कि ये बंदा डर रहा है, ठीक है। आप किसी बंदे को देखे होगे जो डरा हुआ बंदा एकदम बहुत ज़्यादा है ना, तो देखने से पता चल जाता है कि ये किसी बात से डर रहा है, डरा हुआ है, ठीक है। तो फेस इज एक्सप्रेसिव ऑफ द फियर एंड द एंग्जाइटी, किसी भी बात का टेंशन हो, ठीक है, एंग्जाइटी हो या फिर किसी भी तरह का हो, टेंशन हो, वो आपको दिख जाएगा, उसके चेहरे से पता चल जाएगा कि ये डरा हुआ है या इसे किसी बात की टेंशन है, ऐसा होता है। एंड सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होता है इसमें वो है रेस्टलेसनेस। इतना ज़्यादा रेस्टलेसनेस होता है कि मत पूछो आप, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो, एकदम रेस्टलेस होता है, ठीक है। कहीं एक जगह बैठ नहीं सकता है, एकदम रूम में इधर से उधर घूमते रहेगा, तो अगर प्रॉब्लम है तो भी उसे घूमते रहेगा। मेंटली हमेशा ही बेचैन रहता है, कभी पता नहीं इसको शांति चैन मिलती है कि नहीं मिलती है, भगवान जाने। देन अगर बात करें तो ही डज एवरीथिंग इन द ग्रेट हेस्ट, क्योंकि इसको पता है अब मरने वाला है, इसको लगता है कि अब हम मर जाएंगे, तो हर चीज़ को ना ये जल्दी करना चाहता है। तो हर जो भी चीज़ रहेगा उसको सबसे पहले वो फास्ट में करता है। और इंटेंस नर्वसनेस, रेस्टलेसनेस, बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होगा, बहुत ज़्यादा रेस्टलेसनेस होगा, खास करके फीवर के टाइम में इसे बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। टॉकिंग अबाउट द एगोनी, एकदम अपने प्रॉब्लम को लेकर बहुत ही ज़्यादा बेचैन होता है। और कभी कभी इसके लिए म्यूजिक भी अनबियरेबल होता है, अगर गाना बजा दिया जाए तो सेड हो जाता है बंदा, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कोई ज़्यादा डीप थिंकिंग में चला जाता है। ऐसे होते हैं एकोनाइट पेशेंट। तो इसका मोरल या मेंटल सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रिस्क्रिप्शन को देने के लिए। कोई इसी में अगर आप एकोनाइट प्रिस्क्राइब कर रहे हो तो यू मस्ट हैव टू मैच द माइंड उसका मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। इवन हैनमन साहब ने भी वार्निंग दिया है कि व्हेन एवर एकोनाइट इज चूजन होम्योपैथिकली यू मस्ट above all observe the moral symptoms and be careful that is to closely resembles them, ठीक है। and the anguish of mind and body, the restlessness and the despite is not to be allayed,
मतलब क्या है कि आप अगर किसी को एकोनाइट दे रहे हो ना, तो उसमें सबसे पहले जितने आपको मेंटल सिम्टम देखने को मिले आप उसको मिलाएं कि मेंटल इसका मिल रहा है या नहीं मिल रहा, तभी आप एकोनाइट को प्रिस्क्राइब करें। तो इतना ज़्यादा इसका मेंटल सिम्टम्स इंपॉर्टेंट होता है। चलिए देन देखते हैं फीवर एंड हेडेक। फीवर एंड हेडेक की अगर हम बात करें तो ये फीवर में भी दिया जाता है और खास करके एक्यूट फीवर में, ठीक है, क्योंकि हमने पहले ही बताया कि एक ऐसा रेमेडी है जो कि एक्यूट केस में देना प्रीफर हम करते हैं। तो अगर फीवर एक्यूट हो, सडन हुआ और वायलेंटली बहुत ही ज़्यादा फीवर आया, सडन आया और बहुत तेज वाले फीवर आ गए बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर के साथ, तो ऐसे फीवर में आप दे सकते हो, ठीक है। और उसका कॉजेशन भी आपको हम बता दिए कि अगर इन सारे कारणों से अगर फीवर होता है, इन सारे कॉजेशन से अगर फीवर होता है, तो उस केस में डेफिनेटली आप एकोनाइट को सोच सकते हो। तो सडन एंड वायलेंट अटैक ऑफ द फीवर। नेक्स्ट फीवर जो आता है एकदम सीवियर चिल होता है, बहुत ही ज़्यादा चिलीनेस के साथ होता है, बहुत ही ज़्यादा वायलेंट अटैक होता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर राइज कर जाता है और धीरे धीरे जैसे जैसे दिन पास करता है ना, शाम के टाइम रात के टाइम और भी ज़्यादा इसका बढ़ जाता है। तो आप कह सकते हो कि शाम के टाइम, इवनिंग टाइम या जो नाइट टाइम होता है वो इसका एग्रेवेट कर जाता है प्रॉब्लम। फीवर के टाइम में और भी आपको चीज़ें देखने को मिलेगी, जैसे इसका स्किन का जो अपीयरेंस होगा वो ड्राई हो जाता है, हॉट हो जाता है। तो इसे फीवर में तो टेम्परेचर राइज रहता है तो हॉट ही देखने को मिलेगा, ठीक है, लेकिन स्किन पूरा का पूरा ड्राई रहता है। फेस का अपीयरेंस यहाँ पे खास है, फेस आपको रेड देखने को मिलेगा या कभी कभी, ठीक है, पेल या रेड और पेल दोनों एकदम अल्टरनेट मैनर में देखने को मिलता है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स होता है इसका, थर्स्ट होता है, बर्निंग थर्स्ट फॉर द लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। ऐसा लगता है कि इसको मुंह जला जला सा लग रहा है, एकदम पूरा जला जा रहा है पानी अगर नहीं पिएगा तो लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर के लिए इसका थर्स्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस वाली थर्स्ट होती है। ये सबसे इसका पिकुलियर सिम्टम्स होता है, ठीक है, तो ये आप ध्यान में रखेंगे। देन नर्वसनेस, आपने बता दिया कि बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है उसको फीवर के टाइम में, और बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो, फिजिकली हो, एकदम हर तरह से वो बेचैन रहता है, रेस्टलेस रहता है। देन फिर यहाँ अगेन हेनमैन साहब वार्निंग देते हैं कि एकोनाइट शुड नेवर बी गिवन टू सिंपली टू कंट्रोल द फीवर, ठीक है, नेवर अल्टरनेट विथ अदर ड्रग फॉर द पर्पस, ठीक है। तो इफ द केस रिक्वायरिंग द एकोनाइट नो अदर ड्रग इज नीडेड, तो आप या तो सिंपली फीवर को कवर करने के लिए नहीं दें। और दूसरी बात ये है कि अगर कोई भी केस में एकोनाइट का गाइडिंग सिम्टम्स मिल रहा है, एकोनाइट का अगर सिम्टम्स आ रहा है, टोटलिटी अगर इंडिकेट कर रही है कि आपको एकोनाइट देना चाहिए, तो वहाँ आप एकोनाइट के अलावा कोई ड्रग्स ना दें, ठीक है। और किसी ड्रग को देने की जरूरत नहीं है, एकोनाइट विल डेफिनेटली क्योर दैट केस, ठीक है। तो ये उनका गाइडेंस है रिगार्डिंग द फीवर। नेक्स्ट, ये इरप्टिव फीवर में नहीं दिया जाता है, और खास करके अगर टाइफाइड फीवर की बात करें तो टाइफाइड फीवर में जब तक इसका एक्साइटिंग कॉज ना मिल जाए, जितने अभी हम आपको कॉजेशंस बताएं वो कॉजेशन नहीं मिल जाए टाइफाइड फीवर में देना डेंजरस होगा। इसलिए एकोनाइट को ऐसा नहीं कि टाइफाइड फीवर हुआ और आंख बंद करके हमने दे दिया एक एक्यूट फीवर समझ के, तो उसमें आपको कॉजेशन इसका मिलना चाहिए, एक्साइटिंग कॉज मिलना चाहिए, दैट विल बी द बेटर, ठीक है। देन अगर हेडेक की बात करें तो इसमें बर्निंग हेडेक देखने को मिलता है, ठीक है, और ऐसा लगता है कि इसके हेड में ना, खास करके ये फोरहेड में होता है, और ऐसा लगता है कि इसके हेड में बॉइलिंग वाटर एजिटेट कर रहा है, पूरा घुमा घुमा जा रहा है, ठीक है। तो ऐसा इसका हेडेक होता है। और कभी कभी इसको ऐसा भी फील होता है कि जो हेयर है इसका, ठीक है, बहुत ज़्यादा एकदम जोर से इसके बाल को खींचा जा रहा हो, तो ऐसा सेंसेशन इसे देखने को मिलता है। या कभी कभी स्टैंडिंग ऑन द एंड, स्पेशली ऑन द वर्टेक्स, तो मतलब उसको लगता है कि सर के बल से खड़ा है, तो जैसे ऐसा पेन वाला सेंसेशन इसके हेडेक में होता है। और हेडेक यूनिलेटरल होता है, यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड होता है, और खास करके लेफ्ट साइडेड होता है, ठीक। तो ऐसा है इसका हेडेक। और हमने पहले बता दिया कि फ्रंटल पार्ट में होगा, तो मैक्सिमम इसका फ्रंटल पार्ट या फिर आप वर्टेक्स में कह सकते हो। तो ये होता है इसका हेडेक। देन जो इसका नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आता है दैट इज़ द कन्वल्सन। तो ये आपको कन्वल्सन भी देखने को मिलेगा, और खास करके ये कन्वल्सन मिलता है स्पेशली द टीथिंग चिल्ड्रन। तो जिस बच्चे में दांत आ रहा हो, ठीक है, 6 महीने साल भर का बच्चा हो, तो ऐसे बच्चे में कन्वल्सन देखने को अगर मिलता है देन यू कैन थिंक ऑफ द एकोनाइट, ठीक है। और कन्वल्सन के दौरान जो, चूंकि कन्वल्सन है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा, ट्विचिंग होगा, तो यहाँ पे ट्विचिंग ऑफ मसल्स भी देखने को मिलता है, बट सिंगल मसल्स, मतलब पूरा होल बॉडी का कन्वल्सन नहीं होता, कुछ पार्ट का कन्वल्सन होता है। एंड स्किन बिकम वेरी हॉट एंड ड्राई, और साथ ही इसमें आपको फीवर भी देखने को मिलता है, ठीक है। तो ऑल्सो एसोसिएटेड विद द हाई फीवर। और
इस कन्वर्सन के दौरान चाइल्ड की ये टेंडेंसी होती है, बच्चे की ये टेंडेंसी होती है कि वो अपने फिस्ट मुट्ठी है ना उसको एकदम दांत काटते रहता है, एकदम बार बार काटते रहता है, ये इसका टेंडेंसी हो जाता है, ठीक है। और उस टाइम पे चिल्लाएगा बहुत ज़्यादा, बहुत ही ज़्यादा इरिटेबल हो जाता है बच्चा, किसी भी बात से झल्ला जाएगा, रोना शुरू कर देगा, चिल्लाना शुरू कर देगा, ऐसा हो जाता है कन्वर्सन में बच्चा। कन्वर्सन के बाद अगर हम देखें तो हमारा आता है इंपॉर्टेंट पार्ट, दैट इज द कफ, ठीक है। और कफ जो होता है स्पेशली फ्रॉम द ड्राई कोल्ड विंड और द ड्राफ्ट ऑफ द एयर, तो हमने पहले ही बता दिया कि ये सारे जितने भी अपीयर होते हैं तो ड्राफ्ट ऑफ द कोल्ड एयर से या ठीक है कोल्ड एक्सपोजर से ऐसा होता है, इसको प्रॉब्लम शुरुआत होती है। तो कफ भी इसका ऐसा ही होता है। कफ का कैरेक्टर अगर हम देखें तो क्रूपी कफ होता है, मतलब लगता है कि अब ना जो उसका एयर पैसेज है ट्रैकिया है वो एकदम बंद होने जा रहा है, ऐसा कफ होता है। ड्राई होता है, हॉर्सनेसनेस एकदम गले में खराश आ जाती है, सफोकेटिंग टाइप का होता है, ऐसा फील होगा कि एकदम अब एयर बंद हो गया, सफोकेशन सा लग रहा है। लाउड रफ क्रॉकिंग, ठीक है, और कफ से ना साउंड के साथ कफिंग होता है, ठीक है। रिंगिंग एंड विजलिंग, तो आपको एकदम साउंड लगेगा कि रिंग की तरह या विजिल की तरह बज रहा है, ऐसा आपको, ठीक है, कफिंग का कफ का सिम्टम देखने को, कफ का कैरेक्टर देखने को मिलता है। देन इसमें एक इम्पॉर्टेंट और है कि एक्सपायरेशन पे इसमें कफ होता है, जब आप एक्सपायर करते हो, ठीक है, एक्सहेल करते हो एयर, तब आपको कफ देखने को मिलेगा। और इसका जस्ट उल्टा कफ ऑन इनहेलेशन जो कि स्पॉन्जिया टोस्टा में देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अलावा इसका जो अदर सिम्टम्स इंपॉर्टेंट है वो देखते हैं। इसको ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस माना जाता है, ठीक है। ट्रायोज ऑफ रेस्टलेसनेस में 3 है जो कि एकोनाइट है, आर्सेनिक है, रस्टक्स। रस्टक्स में आपको फिजिकल रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, ठीक है। और आर्सेनिक की बात करें तो वहाँ मेंटल रेस्टलेसनेस देखने को मिलेगा, लेकिन एकोनाइट में फिजिकल एंड मेंटल रेस्टलेसनेस दोनों रहते हैं। ट्रायोज ऑफ पेन भी है, एकोनाइट, कॉफिया एंड कैमोमिला, ये भी एक्यूट और वायलेंट पेन के लिए दिया जाता है। तो अभी बताया कि एकोनाइट का कोई भी केस होगा तो एक्यूट सडनली स्टार्ट होता है, वायलेंटली स्टार्ट होता है, तो इसका पेन भी जो होता है ना वो सडन स्टार्ट होता है और वायलेंटली स्टार्ट होता है, बहुत ही ज़्यादा इनटॉलरेबल सीवियर पेन होता है। इतना सीवियर पेन होता है कि बंदा पागल हो जाता है दर्द से, एकदम बेचैन सा हो जाता है, ठीक है, और एकदम वेरी रेस्टलेसनेस। और जनरली इसका रात में होता है या फिर रात के टाइम में बहुत ज़्यादा सिम्टम्स इसका एग्रेवेट भी कर जाते हैं। इसके बाद इसमें एक पेक्यूलियर कैरेक्टर और भी देखने को मिलता है इस पेशेंट में कि ऑन जनरली फ्रॉम द रिकम्बेंट पोजीशन, मतलब लाइंग पोजीशन, सो रहा है और सोने से जस्ट अचानक जब लेइंग पोजीशन से वो जगता है, उठ के बैठता है, तो इसका जो फेस होता है ना वो एकदम आपको रेड पेल, डेथली पेल देखने को मिलेगा। जैसे ना मतलब डेथ पर्सन का जो फेस होता है वो डेड बॉडी का फेस एकदम पेल हो जाता है, ऐसा डेथली पेल देखने को मिलता है, ठीक है। और ठीक है, बिकम द फेंट और ग्रीडी, जब जगता है तो जगने के जस्ट बाद चक्कर सा आने लगता है, और इतना चक्कर आने लगता है कि कभी कभी गिर भी जाता है, इसीलिए वो जगने से मतलब बिछावन पर अगर सोया है तो उठने से डरता है, ठीक है, ऐसे होते हैं पेन। और इसमें आपको ऐसे केस में उसको कभी कभी अनकॉन्शियसनेस भी देखने को मिलता है या फिर वैनिशिंग ऑफ द साइट, ठीक है, आँखों के आगे अंधेरा छा जाता है, एकदम कुछ दिखता नहीं है, ऐसा सिम्टम्स देखने को मिलता है। इस वजह से वो अगर सोया रहता है तो सोया ही रहता है, उठना जल्दी नहीं चाहता है। तो ये होता है एकोनाइट का पेशेंट। देन फिर अगर किसी गर्ल्स में ठीक है कोई किसी शॉकिंग न्यूज के कारण, किसी डर के कारण अगर उसका मेंसेस बंद हो चुका हो या फिर एमोनेरिया का कंडीशन आ चुका हो, तो इन दैट केस यू कैन गिव द एकोनाइट, ठीक है। तो ऐसे केस में हम दे सकते हैं। देन इट इज इंडिकेटेड इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ एनी एक्यूट केसेस, तो पहले बता दें चूंकि फर्स्ट स्टेज में है एकदम एक्यूट सडन वायलेंटली अगर कोई सिम्टम्स अपीयर हुआ तो देन यू कैन थिंक ऑफ द एकोनाइट, ठीक है। एंड इट इज गिवन फॉर द कंजेस्टिव स्टेज ऑफ इन्फ्लामेशन, अगर कोई भी इन्फ्लामेशन फंक्शनल लेवल पे है, वो स्ट्रक्चरल लेवल पे अभी तक नहीं पहुंचा हो, किसी पार्ट में लोकेलाइज नहीं हुआ हो, तो देन इन दैट केस यू कैन गिव द एकोनाइट, और वहाँ पे वो एकोनाइट उसको बेटर हेल्प करेगा। तो ये होता है एकोनाइट का सिम्टम्स और एकोनाइट पेशेंट। अब आइए थोड़ी बहुत इसकी मोडालिटीज़ देखें। मोडालिटीज़ की अगर हम बात करें तो जो इसका एग्रावेशन होता है, अभी हमने बताया था कि इवनिंग और नाइट के टाइम में बहुत ज़्यादा एग्रावेशन बढ़ जाता है। अगर वार्म रूम है तो वहाँ पर एग्रावेशन बढ़ जाएगा, ठीक है। राइजिंग फ्रॉम द बेड, बताए थे कि सो रहा है, सोने से जगने के टाइम में उसको चक्कर आने लगता है तो जगना नहीं चाहता है, तो राइजिंग फ्रॉम द बेड उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसका सिम्टम्स एग्रेवेट करता है। एंड लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड, अगर अफेक्टेड साइड है वहाँ कोई भी पोर्शंस में अगर दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, और उस साइड के भरोसे अगर सोता है उसके, ठीक है, सारे लेकर अगर सोता है तो वो सिम्टम्स उसका एग्रेवेट कर जाते हैं। लाइंग ऑन द अफेक्टेड साइड में एग्रेवेशन आपको और भी ड्रग में देखने को मिलते हैं, जैसे हेपर सल्फ होता है, नक्स मोस्टाचा होता है, ठीक है।
देन अगर हम बात करें इसका एम्ब्लिएशन का, तो ओपन ईयर में इसका एम्ब्लिएशन होता है, जैसे कि आपको एलुमिना में देखने को मिलेगा, मैग्नीशियम कार्ब में देखने को मिलेगा, पल्सेटिला में देखने को मिलेगा, सवाइना में देखने को मिलेगा। तो ये उसका जनरल मॉडलिटीज होता है। देन अगर कंप्लीमेंट्री की बात करें तो कंप्लीमेंट्री भी इसका कुछ खास रिलेशनशिप जो होता है वो भी इसका खास होता है, ठीक है। ये कंप्लीमेंट्री होता है कॉफिया का, खास करके फीवर के केस में, स्लीपलेसनेस के केस में, और जब पेन बहुत ही ज़्यादा इंटॉलरेबल हो तो उस केस में कॉफिया का कंप्लीमेंट्री का काम करता है एकोनाइट, ठीक है। और अगर कोई ट्रॉमेटिक कंडीशन हो तो उस कंडीशन में अर्निका का, क्योंकि अर्निका मेनली ट्रॉमा के केस में दिया जाता है, तो अर्निका का कंप्लीमेंट्री का भी काम करेगा। और सल्फर का तो हमेशा एकोनाइट कंप्लीमेंट्री होता है। इसको एक्यूट ऑफ सल्फर भी बोला जाता है कि अगर कोई केस ऐसा हो जो कि सल्फर को इंडिकेट कर रहा हो, बट अगर एक्यूट केस हो, ठीक है, तो आप डेफिनेटली सल्फर की जगह एकोनाइट को दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों एक दूसरे का अच्छा कंप्लीमेंट्री होता है और दोनों एक दूसरे के बाद आराम से आप दे सकते हो। ये होता है एकोनाइट का पेशेंट। तो समझ गए एकोनाइट में हम क्या क्या देखें। तो सबसे पहला इसमें जो देखे वो देखें हम कॉन्स्टिट्यूशन, इसके बाद फिर कॉजेशन, फिर माइंड के बाद फीवर एंड हेडेक देखें, और कन्वल्सन, कफ भी इसका देखें। देन कुछ जो इम्पोर्टेंट इसका पार्ट था, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, कैरेक्टरिस्टिक्स था, वो सिम्टम्स हम देखें, ठीक है। तो आप अब एक बार एलन को आप रीड करिए अच्छे से, ठीक है, और एक बार माइंड मैप तैयार करिए कि हमने इस ड्रग में पढ़ा क्या क्या, ठीक है। आंख बंद करके एक बार बिल्कुल सोच लीजिए, एक बार आपके माइंड में मैप बन जाएगा ड्रग का, तो फिर जल्दी आप नहीं बोलोगे डेफिनेटली, ठीक है। तो चलिए इस ड्रग में आज इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट ड्रग में। थैंक यू। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को शेयर भी करें ताकि हर लोग को हेल्प मिल सके, ठीक है। चलिए, थैंक यू।